हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग का स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो बच्चे, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पी वाई क्यू इसी पे क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ आपको। यहाँ पे पता है मिलता है आपको डिटेल एनालाइज मिलता है ए टू जेड क्वेश्चन विद आपको क्या मिलता है गोल्डन पॉइंट। और देखो गोल्डन पॉइंट वो सारी पॉइंट है भाई जिससे कि क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। या तो आपको डायरेक्ट पी वाई क्यू रिपीट हो जाएंगे या आपके गोल्डन पॉइंट से क्वेश्चन आएंगे। तो इससे बाहर आपको बिल्कुल क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे करवाऊँगा पी वाई क्यू 2012 से लेकर 2024 तक का, जिसमें कि मैंने आपको 2012, 13, 14, 15 ऑलरेडी करवा दिया है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2016 का पी वाई क्यू। और सब्जेक्ट आपका साइंस है। बिल्कुल यहाँ पे आपको मैथ्स का ही मिलता है और साइंस का ही मिलता है। मैथ्स का मैंने ऑलरेडी 2 साल का करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो पी वाई क्यू लिस्ट प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर देख लें। और या मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक लगा दूँगा, वहाँ से चले जाना। ठीक है, पी वाई क्यू करना उतना ही ज़रूरी है जितना आपको टेस्ट देना ज़रूरी है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं 2016 का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आया था कि विच वन इज काउज बाय वायरस। इसमें पूछा बताइए इसमें से वायरस से इसमें से कौन सा डिजीज़ काउज हो रहा है। सबसे पहले मुझे बताएंगे आप क्या मलेरिया जो है क्या वायरस से काउज होता है। नहीं मेरे भाई, मलेरिया जो है ये भी आपको दो भाई, जो मैं लिखूंगा आपको ऑप्शन को पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि ये ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता। इस ऑप्शन से भी क्वेश्चन बनते हैं। आपने देखा होगा कि हर साल ऑप्शन से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आपको इसे गोल्डन पॉइंट बोलता हूँ। इसको आप क्या करना, अपने शॉर्ट नोट्स में लिखते जाओ। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि आपको शॉर्ट नोट से बनाना और शॉर्ट नोट्स में नोट डाउन करते रहना है। ठीक है ना। तो चलिए फिर देखते हैं कि मलेरिया जो काउज होता है वो किससे काउज हो। मलेरिया किससे काउज होता है, ये प्रोटोजोआ से काउज है। कैसा डिजीज़ है, प्रोटोजोन डिजीज़ है। तो आपको यहाँ पर नोट्स में लिख दीजिए। तो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ से काउज होता है। और ये काउज बा कैसा प्रोटोजोआ, जल्दी बताइए। प्लाज्मोडियम है ना, प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ होता है, उसी से काउज होता है। और एक चीज़ में ख़ास बात होता है, ये जो स्पीड होता है, देखो ये जो स्पीड होता है वो स्पीड किससे होता है, मस्क्यूटो से होता है। कौन सा होता है बताइए, फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो है ना। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ FA, आप लिख लो इसको क्या, फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो। आपसे पूछा जाएगा कि फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो से कौन सा डिजीज़ काउज होता है, तो मलेरिया काउज होता है। ठीक है, आते हैं ट्यूबरकुलोसिस। बताइए ट्यूबरकुलोसिस कैसा डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है वायरल। बिल्कुल आपको जो ट्यूबरकुलोसिस है ये बैक्टीरिया से काउज होने वाला डिजीज़ है ना। तो मुझे बता दो भाई, ये आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, थोड़ा सा इसमें नाम पूछ लेता, बताओ कौन सा बैक्टीरिया। तो कौन सा बैक्टीरिया है, जल्दी बोलो। माइकोबैक्टीरियम। कौन सा है, जल्दी बोलो। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस लिख लेना आप। ठीक है, तो ट्यूबरकुलोसिस किससे काज होता है, बैक्टीरिया से काज होता है। कौन सा बैक्टीरिया का नाम पूछता, बताइए कौन सा बैक्टीरिया से काज होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब बाकी आपका जो पूछा बताइए वायरस किससे काउज होता है, यहाँ वायरस से कौन सा डिजीज होता है। फिलहाल आपका आंसर हो जाएगा रेबीज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह मुझे आप बताएंगे कि रेबीज जो होता है वो किससे काउज होता है, क्या वो मस्कीटो से होता है, नहीं। रेबीज जो काउज होता है ये एनिमल के काटने से होता है ना, एनिमल काटने, जैसे कि आपका डॉग आपको काट लिया, ठीक है ना, ऐसा ना हो लेकिन बता रहा हूँ। जैसे डॉग काट लिया, बैट्स काट लिया आपको, उसका कैट वगैरह काट लिया, जो एनिमल वगैरह जो काटता है उससे आपका रेबीज होता है। तो आपको ये पूछा जाता है कि रेबीज किसकी वजह से स्प्रेड होता है ना, एनिमल की वजह से होता है। बिल्कुल। अब मुझे बताएंगे एंथ्रेक्स कैसा डिजीज, ये भी आपके एनसीईआरटी में गिवन है। तो मुझे आपको होमवर्क ये है कि बताओ एंथ्रेक्स का डिस्कवरी किसने किया था ना, किसी साइंटिस्ट का नाम दे रखा है ना, कुछ रॉबर्ट कुछ ऐसा कुछ नाम है क्या, कंफर्म होगा मुझे बताना आप, है ना। तो बताओ ये जो है ये भी आपका बैक्टीरियल डिजीज है। और पूछा बताओ कौन सा बैक्टीरिया से होता है, बेसिलस है ना, को नाम भी याद रखना। बिल्कुल अलीगढ़ के लिए भाई थोड़ा आपको एक स्टेप आगे ही रहना पड़ेगा हमेशा, कि उससे क्वेश्चन कभी कभी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं और बच्चे क्या होते हैं ना, उससे नहीं बन पाता, इसलिए आपको थोड़ा सा एक स्टेप में ऊपर रखता हूँ इसमें। तो सिंपल सा देखो, मलेरिया जो कॉज होता है वो प्रोटोजोआ से होता है। कौन सा प्लाज्मोडियम से होता है। स्प्लिट किससे होता है, फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो से। उससे पूछा ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। कौन सा बैक्टीरिया से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। रेबीज किससे होता है, वायरस से होता है। और स्प्लिट किसके थ्रू होता है, डॉग्स एंड बैट और एनिमल के काटने वगैरह से होता है। सिंपल याद रखना। एंथ्रेक्स बताइए किससे कॉज होता है, कैसा डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है। कौन सा बैक्टीरिया से कॉज होता है, बेसिलस एंथ्रेसिस। तो इतना आपको पता होना चाहिए स्लाइड में। आई होप कि आपको समझ में आया और मज़ा भी आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मेटल डेट कैन बी ईजिली कट। क्या पूछा है कि इसमें से कौन सा मेटल है जिसको हम क्या कर सकें, ईजिली कट कर सकें विथ सिल्वर नाइफ, है ना। सिल्वर नाइफ से हम किस चाकू से किससे कट कर सकते हैं। आपको पता है यहाँ पे कि आपका जो पोटेशियम होता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है ना, पता ही है। ये जो क्वेश्चन है ये आपको बताओ, उसमें पूछेगा बताओ कौन सा मेटल है जो कि सॉफ्ट होता है, तो पोटेशियम होता है। सबसे पूछा जाता है ना कि कौन सा मेटल है जो कि लिक्विड होता है, तो लिक्विड कौन सा होता है, मरकरी होता है। उसी टाइप से पूछेगा कि कौन सा मेटल है जो कि आपका कैसा सॉफ्ट है।
तो पोटेशियम जो होता है वो सॉफ्ट होता है, इसलिए सॉफ्ट होता है तो सॉफ्ट को आप आसानी से चाकू से कट कर सकते हो, तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। बाकी गोल्ड, निकल, सिल्वर ये सब के सब कैसे होते हैं भाई, हार्ड होते हैं, इस वजह से हम चाकू से नहीं काट सकते। ये सब कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, आपको पता ही ये सारी बातें हैं ना, ये हार्ड होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है, जाइगोट फॉर्मिंग। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो इसके लिए मैं आपको पूरा कंसेप्ट ही बता दूँ आपको, है ना, इस एक ही स्लाइड में पूरा मैं कंसेप्ट बता देता हूँ आपको। देखो पता होना चाहिए, जैसे मेल है और फीमेल है ना, मेल से क्या निकलता है, जल्दी बोलिए। मेल में क्या होता है, देखो स्टार्टिंग में बताओ, मेल में होता है आपको टेस्टिस, है ना, मेल में क्या होता है, टेस्टिस। ठीक, बिल्कुल जो जो लिख रहा भाई, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कई बार। और आपको फीमेल क्या होता है, ओवेरी। हाँ, अब देखो टेस्टिस से क्या निकलता है, टेस्टिस से निकलता है मेल गैमेट, और मेल गैमेट को क्या कहते हैं, जल्दी बोलो। मेल गैमेट को बोलते हैं स्पर्म, बोलते हैं, और अच्छा है ना। और उसके बाद बताओ ओवरी से क्या निकलता है, फीमेल गैमेट। तो फीमेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं, जल्दी बोलेंगे मेरे भाई। फीमेल गैमेट से निकल उसको हम बोलते हैं एग बोलते हैं या ओवा बोलते हैं, तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो ये दोनों आके आपस में क्या होते हैं, फ्यूज़ होते हैं। ये दोनों आके आपस में क्या होते हैं, फ्यूज़ हो गए। जब ये आपस में फ्यूज़ होते हैं, है ना, जब ये आपस में फ्यूज़ होते हैं तो बताओ किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है। जब ये फ्यूज होते हैं तो बताओ, जल्दी बोलो, ये जाइगोट का फॉर्मेशन होता है ना, यही पूछा गया आपसे। अब मुझे आपको एक स्टेप आगे ले जाऊंगा, क्योंकि एक स्टेप आपसे आगे पूछा जाता है, बट फिर जाइगोट के बाद बताइए क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। फिर बताइए एम्ब्रियो के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो का बनता है फ्यूटस बनता है। ठीक, आपको इतना पता होना चाहिए। अब देखो इससे क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा। सबसे पहला मैं कलर चेंज कर लूँ, देखो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछता है, बताइए टेस्टिस किसके अंदर प्रेजेंट होता है, बिल्कुल ये सिर्फ और सिर्फ मेल के अंदर होता है। और बताइए स्पर्म कैसा, स्पर्म में एग, ये दोनों जो है, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों को क्या बोलेंगे, गैमिट बोलेंगे, है ना, ये दोनों को क्या बोलते हैं हम। पूछेगा बताइए मेल गैमिट क्या है तो स्पर्म, पूछेगा फीमेल गैमिट क्या है तो एग। ठीक, इतना पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। पूछेगा आपसे कि मेल गैमिट कहाँ से रिलीज होता है, देखो कहाँ से रिलीज हो रहा है, टेस्टिस से रिलीज हो रहा है। पूछेगा बताओ फीमेल गैमिट कहाँ से रिलीज हो रहा है, तो ओवरी से रिलीज हो रहा है। तो ओवरी से एक और रिलीज होता है मेल फीमेल हार्मोन, है ना, फीमेल हार्मोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन, है ना, एस्ट्रोजन। आपसे पूछेगा बताइए एस्ट्रोजन कहाँ से रिलीज होता है, वो भी आपको ओवरी से रिलीज होता है। पूछेगा बताओ टेस्टोस्टेरोन कहाँ से रिलीज होता है, ये भी आपका टेस्टिस से रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन, ये भी आपका कहाँ से रिलीज होता है, टेस्टिस से रिलीज होता है। तो ये सारे क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे पूछेगा द फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट स्पर्म एंड फीमेल गैमिट एग, पूछेगा द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन, है ना बच्चे, इसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा लिखना फर्टिलाइजेशन। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो पहला सेल बनता है उस सेल को हम क्या कहते हैं, तो उसी सेल को हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछेगा आपको, देखो सिर्फ मैं क्वेश्चन बताता हूँ, आपको पता है यार ही सारे क्वेश्चन है, इससे बाहर बिल्कुल आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब देखो पूछेगा जो जाइगोट है, बताओ ये जाइगोट तो दोनों को फ्यूजन से बना, लेकिन कहाँ पे बन रहा है ना, साइट इसका क्या है, आपका क्या पूछेगा इसका, ये कहाँ पे बनना था, ये जो बनता है ये ओविडक्ट में बनता है। कहाँ बनता है ये, ओविडक्ट में बनता है। और ओविडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है, जल्दी बोलो, ओविडक्ट का दूसरा नाम होता है फेलोपियन ट्यूब, FT लिख दूँ बस, है ना, अरे समझदार बच्चों समझ गए होगे। तो पूछेगा बताइए जाइगोट कहाँ पे बनता है, तो ओविडक्ट में बनता है। उसके बाद ओविडक्ट को दूसरा नाम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। और अब बहुत स्पेसिफिक वे में पूछे तो कौन सा रीजन में अगर पूछ लिया, बताइए कौन सा रीजन में बनता था, एम्पुला, ये बस एक्स्ट्रा पॉइंट है, एम्पुला। तो बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछेगा तब एम्पुला पूछ सकता है, इससे ज़्यादा हार्ड आपको बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। अब आते हैं देखें यहाँ पे एम्ब्रियो पूछेगा भाई, एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है या इम्प्लांट होता है वो कहाँ पे होता है ना। तो इसको अंदर ये करो, इसमें देखो क्या पूछेगा, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन या इम्प्लांट सिर्फ लिख दूँ, साइट ऑफ इम्प्लांट क्या है, या पूछेगा इसका डेवलपमेंट कहाँ पे होता है। ये दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि बताइए कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ पे होता है या इसका साइट ऑफ इम्प्लांटेशन क्या है। तो ये दोनों का आंसर एग्जैक्ट सेम होता है। दोनों का आंसर क्या होता है, जल्दी बोलेंगे, दोनों का आंसर होता है यूटेरस, यूटेरस है ना। तो ये आपको पता हो, जितना मैं लिख रहा हूँ ये बिल्कुल आपको भाई क्वेश्चन है सारे के सारे आपसे। देखो आप एक बार समराइज कर रहा हूँ, सबसे पहले ध्यान से सुनना। पूछेगा बताइए मेल से क्या निकलता है, मेल के अंदर होता है टेस्टिस, टेस्टिस से क्या निकलता है, मेल गैमीट निकलता है ना, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन निकलता है। उसी तरह से ओवरी होता है फीमेल के अंदर, ओवरीज में निकलता है मेल फीमेल हार्मोन निकलता है एंड फीमेल गैमीट बोल तो एक। ठीक, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट और फीमेल गैमीट उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में जो सबसे पहला सेल बनता है या सबसे पहला जो बॉडी बनता है, स्ट्रक्चर कुछ भी बोल सकता है, जो पहला बोले आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनता है, सिंपल से ये पूछ सकता है कि ये कहाँ पे, ये क्या बनता है उसका, फर्टिलाइजेशन के बाद जस्ट बनता है जाइगोट बनता है। और जाइगोट कहाँ पे बनता है, रीजन कहाँ है उसका, ओविडक्ट, ओविडक्ट बोलो या फेलोपियन ट्यूब बाद सेम है। तो ओविडक्ट का ही एक रीजन होता है, उसको एम्पुला बोलते हैं, है ना। बस आपको इस्तेमाल एम्पुला, ये सब आपको बस एम्पुला पता होना चाहिए, एम्पुला वाले रीजन में बनता है।
पूछेगा बताइए जायगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। पूछेगा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ पे होता है या एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है, तो यूटेरस है ना, ये यूटेरस में होता है। पूछेगा भाई एम्ब्रियो के बाद क्या बनता है, फ्यूटस बनता है। और फ्यूटस क्या होता है, ये आपका मतलब पूरा बॉडी जब प्रिपेयर हो जाता है आफ्टर 9 मंथ, ये क्या होते हैं, बर्थ कैनल के थ्रू आउट ऑफ मतलब प्रेशराइजेशन हो जाता है और बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, बर्थ हो जाता है, सिंपल सा। तो फिलहाल आपका पूछा जायगोट फॉर्म में, पूछा भाई मुझे बता दो जायगोट कहाँ पे बनता था, कहाँ पे बन रहा, ओविडक्ट में बन रहा, बिल्कुल आसान सा। देखो ओविडक्ट का बता दिया, यूट्रस सारा सारा का सारा बता दिया ना। देखो ए टू जेड ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बिल्कुल शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर लेना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो पूछा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पूछा है बताइए मुझे इसमें से कि द साउंड फ्रीक्वेंसी नॉट ऑडिबल है ना, ध्यान देना, नॉट ऑडिबल ह्यूमन ईयर। आपको पता है जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ से कहाँ, देखो रिपीटेड क्वेश्चन, ये सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूँगा मैं, और ये थोड़ा अलग है बस, है ना। बाकी देखो मैंने 4 क्वेश्चन किया, 4 में से 3 रिपीटेड क्वेश्चन है। बहुत बच्चे पूछते हैं सर रिपीट होते हैं कि नहीं, बिल्कुल भाई रिपीट होते हैं, एग्जैक्ट रिपीट होते हैं, इवन कि कुछ चेंज भी नहीं होता कभी कभी। तो देखो ऑडिबल जो रेंज होता है हमारा, ऑडिबल रेंज जो होता है, ऑडिबल रेंज लिख रहा हूँ, कितना होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज है ना, 20,000 हर्ट्ज, ये हमारा ऑडिबल रेंज होता है। आपको पता होता है कि इसके बीच वाले को हम सुन सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो भी नहीं सुन सकते हैं, इससे कम वाले को भी नहीं सुन सकते हैं। तो ज़्यादा वाले को क्या बोलते हैं, फिर से एक बार लिख दो, अल्ट्रासोनिक। कैसा बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड। और कम वाले को क्या बोलते हैं, इन्फ्रा, है ना, इन्फ्रासोनिक साउंड। आप पूछा किसको हम नहीं सुन सकते भाई, 20 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, बिल्कुल इसको ही सुन सकते हैं, और 20 से हम कम वाले को नहीं सुन सकते हैं। देखो 200 इन दोनों के बीच में आ रहा है ना, 20 और 20 आगे बीच में आता है, मतलब इससे सुन सकते हैं। 199 इन दोनों के बीच में आ रहा है ना, बीच में आने वाले को, चाहे वो 199 हो, 192 हो, 191 हो, 21 हो, 22 हो, 23, 24, 25, 26, 27, कुछ भी हो, हम उसे सुन सकते हैं, बीच में आना चाहिए। बिल्कुल 20 तो आपका है ही है, और 200 इन दोनों के बीच में है, और 199 इन दोनों के बीच में, मतलब इन दोनों को सुन सकते हैं। लेकिन 19 देखो 20 से कम है ना, ये आपका कैसा साउंड कहलाएगा, यही आपका कहलाएगा इंफ्रासोनिक साउंड। ये कैसा साउंड कहलाएगा, इंफ्रासोनिक साउंड, जिसको कि हम नहीं सुन सकते। तो आई होप कि इस टाइप का क्वेश्चन आप इजीली आप कर लेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्या है, द ड्रग पेनिसिलियम वाज डिस्कवर्ड बाय, अरे कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा ना, बताओ जल्दी, पेनिसिलियम को किसने डिस्कवरी किया था बच्चे। आते हैं, पहले बताओ रॉबर्ट हुक साहब का क्या काम था। सिंपल था, इसमें एक लाइन आप याद रख लें कि रॉबर्ट हुक साहब जो थे, इन्होंने क्या किया था, डिस्कवरी ऑफ सेल किया था। सिर्फ लिख लो डिस्कवर्ड क्या था, किसका, सेल का, बस एक लाइन याद कर लो बस। पूछेगा बताइए सेल का डिस्कवरी किसने किया था, और कैसा सेल का डिस्कवरी किया था, इन्होंने जल्दी बोला डेड सेल, ये पता होना चाहिए, वो मेन पॉइंट ये है, डेड सेल। लुईस पास्चर बताइए इन्होंने किस चीज़ का डिस्कवरी किया था, इन्होंने पास्चराइजेशन का दिया था, डेवलपमेंट और पास्चराइजेशन, एंड क्या क्या था, वैक्सीन। इसके बारे में 2 चीज़ याद रखना है ना। ऑलरेडी देखो अगर आपने यार चैंपियन सीरीज नहीं देखा तो प्लीज़ उसे देख लेना, मास्टरी एंड सेटी नहीं देखा तो उसे भी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आ जाएगा करने के बाद। बताओ सबसे पहले इसमें याद रखना वैक्सीन। पूछेगा बताइए वैक्सीन का डिस्कवरी किसने किया, तो आपको क्या ध्यान देना है, तो वैक्सीन जो थे वो लुईस पास्चर ने किया था। पूछेगा पास्चराइजेशन किसने किया, देखो लुईस पास्चर से पास्चराइजेशन याद कर लो, इतना आसान है ना, पास्चराइजेशन। अब आते हैं एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बिल्कुल एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे यही पेनिसिलिन का वो डिस्कवरी किया था। जो पेनिसिलिन को पता है पेनिसिलिन कैसा है, ये फर्स्ट एंटीबायोटिक, और कब किया था डिस्कवरी, 1928 में, है ना, कब क्या था, 1928, एक्स्ट्रा पॉइंट पता होना चाहिए। और पेनिसिलिन जो था ये आपका कैसा एंटीबायोटिक है, ये आपका फर्स्ट एंटीबायोटिक है, आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन बताओ किसका डिस्कवरी किए थे, रॉबर्ट ब्राउन जो साहब थे ये आपका डिस्कवरी किए थे न्यूक्लियस का, है ना, न्यूक्लियस में लिख दूँ बस, न्यूक्लियस का इन्होंने डिस्कवरी किया था। आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो इसका फिलहाल का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्या है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली को मतलब क्या समझना है, नॉर्मली को मतलब समझना है 90 डिग्री, ध्यान देना, नॉर्मली हो गया ये, हमेशा हमें इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर वर्ड आ जाए, नॉर्मली वर्ड आ जाए, इसका मतलब होता है 90 डिग्री, है ना, इसका मतलब क्या होता है 90 डिग्री, ये वर्ड ध्यान होना चाहिए। पूछा है कि इंसिडेंट रे 90 डिग्री है, तो बताओ उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे एक डायग्राम बनाओ, प्यारा सा डायग्राम बनाओ। आपको पता है ये देखो यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मल होता है, आपको पता है नॉर्मल तब 90 डिग्री, पूछ रहा है भाई एक इंसिडेंट रे आ रहा है, वो इसी पे जा रहा है ना, इसी पे जाएगा। आपको पता है लॉ ऑफ इंसिडेंट के अकॉर्डिंग जिधर से आता है जितने डिग्री पे आएगा उतने डिग्री पे जाएगा, आएगा 90 डिग्री पे, है ना, 90 डिग्री पे आया और ये उसी पे रिटर्न हो जाएगा, बिल्कुल रिटर्न हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल बिटवीन
देखो यहाँ पे एक डायग्राम और देखो अच्छे से, ताकि आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन, है ना। मेरा अल्टीमेट गोल होता है आपको क्वेश्चन समझ में आना। देखो ऐसे अगर मैं करूँ, यहाँ से इंसिडेंट लाओ, यहाँ से रिफ्लेक्शन, अगर यहाँ से देखो ये जो रे होता है ना, इसको हम कौन सा बोलते हैं, इसको कौन सा बोलते हैं, ये जो एंगल होता है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ना, ये इंसिडेंट होता है, ये रिफ्लेक्शन होता है। तो इंसिडेंट एंगल बताओ किसके किसी बीच में, नॉर्मल एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच, इन दोनों के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो आपसे पूछा एंगल ऑफ इंसिडेंस बताइए, या इन दोनों के बीच में कोई बच्चे क्या करते हैं, 90 डिग्री लगाते हैं। अरे नहीं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन पूछा एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखो तो नॉर्मल एंड है एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में तो एक भी एंगल बन रहा है क्या, देखो थोड़ा सा भी, देखो तू सही, तू सब पूरा माइक्रोस्कोप लगा लो यार, कुछ भी लगा लो, बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल 0 डिग्री पे जा रहा है, जा रहा है ना, 0 डिग्री पे बन रहा है। अगर यहीं पे पूछता कि बताओ कितना एंगल बन रहा है, वही सरफेस है ना, अगर सरफेस से पूछता, अगर आपसे सरफेस से पूछता तो देन आपका 90 डिग्री होता है। लेकिन आपसे पूछा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलते हैं, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड एंगल रे ऑफ इंसिडेंस, इन दोनों के बीच वाले को एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना मेरे बच्चे। अगर नहीं आया समझ में, थोड़ा सा इसे पीछे करें, फिर से एक बार देख लें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है, द फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन, है ना। ये सब देखो ये चैप्टर हट चुका है, बट फिर भी हाँ आपको आना चाहिए थोड़ा बहुत। पूछा फोर्थ प्लैनेट कौन सा सन से, है ना, सन से फोर्थ प्लैनेट कौन सा, चलिए वेनस है क्या, नहीं, वेनस जो होता है ये आपका सेकेंड प्लैनेट होता है सन से। अर्थ है, नहीं मेरे बच्चे, अर्थ कैसा होता है, थर्ड प्लैनेट होता है। मरकरी है, अरे ये तो फर्स्ट प्लैनेट होता है मेरे बच्चा ना, ये फर्स्ट प्लैनेट होता है किससे, सन से। बिल्कुल आपका जो मार्स है ये आपको फोर्थ प्लैनेट है, बिल्कुल इतना ही पता होना, जिससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। तो पूछेगा फर्स्ट कौन सा है तो आपको मार्स क्या बोलना है, मरकरी बोलना है, सेकंड पूछे तो वेनस बोलना है, थर्ड पूछे तो अर्थ बोलना है, और फोर्थ पूछे तो क्वेश्चन आपको पता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। ऑलरेडी मैंने कई बार बता दिया है। तो बताओ जब ये प्रोसेस हो रहा फर्मेंटेशन से, तो आपको बस एक्स्ट्रा जो पॉइंट याद रखना है, इसमें से कौन सा गैस रिलीज़ होता है ना। देखो कौन सा गैस निकलता है, जो गैस रिलीज़ होता है ना, जो गैस, उस गैस को क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, CO2। बिल्कुल ये आपको पता होना चाहिए। बाकी नाइट्रोजन फिक्सेशन बताओ कौन से बैक्टीरिया से होता है, हाँ जल्दी बोलो, है ना। राइजोबियम, कुछ नाम सुने थे कभी, हाँ ना, मैंने ही तो बताया भाई आपको, तो उसको बोलते हैं राइजोबियम। ऑलरेडी बस इतना जान लो इसके बारे में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इवन कि ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये रिपीटेड नहीं है, ये रिपीटेड नहीं है। तो देखो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्या है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग ऑफ सॉइल, सिंपल सा, इसको क्या बोलते हैं, टीलिंग बोलते हैं ना। इसका देखो एक नाम आपको एक्स्ट्रा नाम पता होना चाहिए, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टीलिंग। टीलिंग बोले, या इसी को हम क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, इसी को हम प्लफिंग बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, आप टीलिंग वर्ड से आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। अगर आपको कंफ्यूजन हुआ है तो बिल्कुल चैंपियन गाइड जरूर देखो, बहुत ही अच्छा सीरीज़ है ना। 20-25 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर निपट गया उसमें, है ना भाई मेरे। तो देखो टीलिंग बोले, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है, प्लफिंग, है ना। प्लफिंग, बच्चे तो प्लफिंग याद कर लेते हैं, लेकिन टीलिंग उन्हें नहीं पता था। टीलिंग भाई प्लफिंग का ही दूसरा नाम, चलो लिख ही देता हूँ ना, प्लफिंग का दूसरा नाम होता है, ठीक। तो लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लफिंग। इरीगेशन बताओ क्या होता है, इरीगेशन क्या होता है, जब हम सप्लाई ऑफ वाटर, है डिफिनेशन लिख दूँ क्या, चलो, सप्लाई ऑफ वाटर, सप्लाई ऑफ वाटर, अगर हम पानी देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इरीगेशन। जल्दी बताओ इरीगेशन कितने टाइप के हैं, एक है आपका मॉडर्न, एक होता है ट्रेडिशनल। बताइए मॉडर्न में कितने टाइप के होते हैं, मॉडर्न आपको 2 टाइप के हैं, एक होता है ड्रिप सिस्टम, एक होता है स्प्रिंकल सिस्टम। उसी टाइप से मुझे बताएंगे कि ट्रेडिशनल में कितना टाइप का, 4 टाइप का होता है। आपका होमवर्क है, इन चारों को आपको याद कर लेना, मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। अब आते हैं हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग क्या होता है, कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप, है ना। सिंपल सा डिफिनेशन अगर लिखना चाहोगे लिख लो, तो कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप, है ना, कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप। जब मैच्योर हो जाता है उसको जब हम कट करते हैं तो मेरा हार्वेस्टिंग कराता है। थ्रेसिंग क्या होता है, जल्दी बोलो, थ्रेसिंग क्या होता है। देखो जब हम कट करते हैं उसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं, लेकिन जब हम कट करने के बाद उसको हम सेपरेट करते हैं, सेपरेट ग्रेन, है ना, सेपरेट या सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम हस्क, है ना, फ्रॉम हस्क एंड चाफ। जब उसको हस्क करने चाफ से हम उसको सेपरेट करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है, ठीक है बच्चे। तो थ्रेसिंग ये होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द जनरली एक्सप्रेस। बताओ कैलोरीफिक वैल्यू को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, क्या जूल में करते हैं, नहीं जूल में बिल्कुल नहीं करते हैं। किस में करते हैं, किलो जूल में करते हैं, नहीं
किलो कैलोरीफिक पर किलोग्राम में करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, है ना। तो आप जूल जो बताओ किसका, जूल तो आपको एनर्जी का है, मैंने कई बार बता रखा है, जो जूल से पे एनर्जी का होता है। किलो जूल बताओ किसका है, किलो जूल आपको पता नहीं होना चाहिए, नहीं बताऊंगा मैं आपको, है ना। तो सिंपल सा है, आपसे पूछा है कैलोरीफिक वैल्यू को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, तो किलो कैलोरिक, है ना, कैलोरिक पर किलोग्राम। तो आपको ये पता होना चाहिए। आपका एग्जाम में ये, मैं इसमें स्टार पॉइंट बिल्कुल लगाना चाहूँगा, ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं इस बार। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्या है, द ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर केपेबल फॉर इंटरब्रीड इज नोन। सिंपल सा है कि ऐसा पॉपुलेशन का ग्रुप बताओ जो कि इंटरब्रीड कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं। क्या उसको इंडेंजर्ड स्पेसीज बोलते हैं? नहीं भाई, इंडेंजर्ड स्पेसीज तो वो होता है जो रिस्क, जो अभी प्रेजेंट है। जो इंडेंजर्ड क्या होता है, रिस्क ऑफ एक्सटेंशन है, लिख सकते हो, डेफिनेशन लिख लो, रिस्क ऑफ एक्सटेंशन। लेकिन इसका मैं सिंपल होने का मैं अगर आपको समझाऊँ तो मैं क्या बोलूँगा, इंडेंजर वो एनिमल हैं जो कि अभी प्रेजेंट हैं, अभी है प्रेजेंट, लेकिन वो थोड़े दिन में 2 साल 10 साल 20 साल 25 साल वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो उसको हम अभी हैं लेकिन कुछ दिन के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ बोलते हैं। अब बताइए एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ क्या होता है। एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ क्या है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ वो स्पीसीज है जो है ख़त्म हो चुके, जो ऑलरेडी ख़त्म हो चुके, जो चले गए हैं ना, नो लॉन्गर एग्जिस्ट, है ना, जो प्रेजेंट है ही नहीं दुनिया में, जो कई न जाने बेचारे कब टपक गए हैं ना। जैसे आपको जल्दी बताइए 2 एग्जांपल आपको याद रखना होता है इसके लिए, डोडो एंड डायनासोर। डी में बताऊँ, बीबी नहीं, डी क्या बताऊँ, डी एग्जाम्पल आपको, डी बीबी नहीं, डी से डायनासोर एंड डी से डोडो, डायनासोर डोडो। तो फिलहाल जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फना बताओ क्या है, मैंने ऑलरेडी कल बताया था। फना किसके लिए यूज़ होता है, एनिमल के लिए यूज़ होता है या प्लांट के। जो फना होता है, फना हो गया भाई, फना तो प्लांट नहीं होता है, फना एनिमल होता है भाई। फना मूवी आपने देखा क्या, है ना, देखा है ना फना आमिर खान का। तो फना क्या, आमिर खान क्या प्लांट नजर आते हैं भाई, एनिमल की कैटेगरी में ना हम सब, तो एनिमल होता है फना, है ना। फ्लोरा आपका प्लांट होता है। पूछा है बताओ तो मुझे, प्लास्टिड जो होता है वो किस में फाउंड होता है। प्लास्टिड मैं कल भी बताया था कि प्लास्टिड होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन ओनली एंड एनिमल। तो मुझे ये बताएंगे कि प्लास्टिड के हेल्प से क्या क्या हो सकता है। तो प्लास्टिड के हेल्प से आपका फोटोसिंथेसिस होता है, ये आपको बस पता होना चाहिए। प्लास्टिड के हेल्प से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। पूछिएगा बताइए फोटोसिंथेसिस किसके हेल्प से होता है। तो प्लास्टिड हेल्प किस में करता है, फोटो, और भी बहुत सारा फंक्शन होता है, लेकिन आपको बस इतना ही पता होना चाहिए, फोटोसिंथेसिस। तो बताओ एनिमल के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सा सेल प्रेजेंट होता है। एनिमल के अंदर मैंने कल बताया था आपको, जो सेंट्रियोल होता है बस एनिमल के अंदर प्रेजेंट होता है। क्या दोनों के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं, लेकिन आपको जो फिलहाल आंसर याद रखना है, जो सिर्फ और सिर्फ जो प्लांट में होता है वो क्या होता है आपका, वो सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक होता है। तो एक 2 एग्जाम्पल और देख लो। देखो प्लांट में क्या क्या पता होना चाहिए, एक तो आपको प्लास्टिक पता होना चाहिए ना, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट हो, एक प्लास्टिक पता होना चाहिए आपको, एक आपको पता होना चाहिए क्या, सेल वॉल, है ना, सेल वॉल। और एक और आपको क्या पता होना चाहिए, जल्दी से बोल दो मेरे बच्चे, और आपको पता होना चाहिए इसमें सेल वॉल हो गया, प्लास्टिड हो गया, और लार्ज वैक्यूल, है ना, इसमें लार्ज वैक्यूल आपके लेवल पे बता रहा हूँ। लार्ज वैक्यूल होता है, ये भी सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होता है। ये 3 वर्ड आपको मिनिमम पता होना चाहिए। बाकी एनिमल में जो था सेंट्रियोल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, इन ह्यूमन बीइंग द करेक्ट सीक्वेंस इवेंट ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। सिंपल सा मुझे करेक्ट सीक्वेंस बताओ। मैंने अभी जो स्टार्टिंग में देखो ये वाला जो बताया था ना, कहाँ गया, दिखा देता हूँ आपको। तो ये यही सीक्वेंस आपसे पूछा, मुझे इस सीक्वेंस को बस अरेंज कर देना है। देखो क्या बताया मैंने, जायगोट का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन होता है, जायगोट होता है ना, सबसे पहले देखो गैमीट बनता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, देन जायगोट, देन एम्ब्रियो, देन फीटस। बस उसी को सीक्वेंस में देखो मैनेज करके दिखाता हूँ अभी आपको। भाई जो मैं आपको लिखता हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ जो मैं लिखता हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुना। तो क्या सबसे पहले जायगोट बनता नहीं, मैंने क्या बताया, जायगोट तो बाद में बनता है। पहले तो गैमीट का फॉर्मेशन, बिल्कुल पहले गैमीट फॉर्मेशन, मेल गैमीट बनेगा, फीमेल गैमीट बनेगा। उसके बाद क्या जायगोट बनता तब नहीं, मैंने क्या बताया कि पहले मेल एंड फीमेल गैमेट बनता है, फिर दोनों फ्यूज होता है, फ्यूज होने के बाद क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन होता है। इस वाले को गलत कर दो, फर्टिलाइजेशन बिल्कुल सही है। क्या फर्टिलाइजेशन के बाद डायरेक्ट एम्ब्रियो बनता नहीं मेरे बच्चे, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बताया था मैंने, देखो लिखा हुआ है पहला स्लाइड में। तो फर्टिलाइजेशन आपका क्या बनता है, जायगोट बनता है, देन आपका एम्ब्रियो बनता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट एंड बेहतरीन आंसर है, ठीक है। तो जल्दी बता दो कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, साइड बताओ, साइड ऑफ फर्टिलाइजेशन या फॉर्मेशन ऑफ जायगोट का, ये दोनों का अगर पूछेगा बताओ जायगोट का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, या पूछेगा कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, तो दोनों का आंसर हमेशा न हमेशा क्या होगा, ओविडक्ट होगा या फिलिपियन ट्यूब बताएगा। पूछेगा बताइए एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, तो यूटेरस में होता है ना।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है, विच हार्मोन इन आवर बॉडी हेल्प एडजस्ट स्ट्रेस। मैंने कई बार बोला भाई स्ट्रेस वर्ड कभी भी देखो तो कहाँ चले जाना, आपको एड्रेनलिन में चलाना। एड्रेनलिन जो ग्लैंड हार्मोन होता है यही आपको मैनेज करके देता है, आपका स्ट्रेस वगैरह होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फाइट एंड फ्लाइट है ना, इसको इसका दूसरा नाम और है। एक तो आपको स्ट्रेस से याद रखना है, इसी को हम बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट। इसका दूसरा नाम क्या है, जैसे मास्टर ग्लैंड होता है ना पिट्यूटरी ग्लैंड, उसी टाइप से इसका नाम क्या है, फाइट एंड फ्लाइट। बिल्कुल थोड़ा एक लेवल आपको भाई मैं लेकर जाऊंगा है ना, आपको जो लिख रहा हूँ बिल्कुल आपको ये पता होना चाहिए, फाइट और फ्लाइट। अब मुझे बताएंगे कि इंसुलिन का मैंने ऑलरेडी बता रखा है, बताओ इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है। ये जो होता है ये आपका कहाँ से रिलीज होता है, ये आपका पैनक्रियास से रिलीज होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मैनेज करना। ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर लिख लो है ना, शुगर लिख लो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, वो रेगुलेट करता है। बताइए एस्ट्रोजन कहाँ से रिलीज हो रहा था, मैंने बताया था ना अभी, कहाँ से हो रहा था, जल्दी बोलो बच्चे मेरे, ओवेरी से हो रहा था ना। हाँ बिल्कुल, ये भी आपका क्वेश्चन है। बताइए थायराइड कहाँ से रिलीज होता है, थायरोसिन कहाँ से रिलीज होता है, ये आपका थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। लेकिन आपको यहाँ पे मैं जो लिख के दे रहा हूँ ये ज़्यादा है। ये रेगुलेट किसको करता है, ये रेगुलेट करता है किसको, मेटामॉर्फोसिस है ना, मेटा बेटा नहीं, मेटामॉर्फोसिस है ना, मेटामॉर्फोसिस या मेटाबॉलिज्म है ना, मेटामॉर्फोसिस किसका, फ्लो के अंदर। तो आपको ये पता होना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है, द डिवाइस यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट कैरिंग चार्ज। देखो चार्ज वर्ड आया, मैंने आपको पहले ही बताया, जहाँ चार्ज आया वहाँ पे इलेक्ट्रोस्कोप आया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल इसमें इससे ज़्यादा आपको और सबके बारे जहाँ भी देखो कि डिवाइस पूछ रहा है किसके बारे, इस बार ये क्वेश्चन आया था आपके जामिया के अंदर है ना। तो चार्ज वर्ड अगर देख लो तो आप क्या इलेक्ट्रोस्कोप लगाएंगे और निकल लेंगे आगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज परसिस्ट ऑन रिटिना ऑफ ह्यूमन आई अबाउट। बताओ कितनी देर के लिए रहता है ना, ये भी क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बता रखा है। ये सारे का सारे रिपीटेड क्वेश्चन है यार, मैं क्या बोलूँ, रिपीटेड कितना होता है, 1/6 में होता है बिल्कुल। आप मुझे बताएंगे, पूछेगा बताइए इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है ह्यूमन आई के अंदर। तो इमेज का जो फॉर्मेशन होता है, देखो रिटिना का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन लिख लीजिए आप, फंक्शन क्या, हाँ इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, फंक्शन या पॉइंट कुछ भी बोलो। तो यहाँ पे जो होता है फॉर्मेशन ऑफ इमेज होता है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे, बताइए तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, रेटिना का। रेटिना के अंदर बताइए कितने सेल होते हैं, 2 होते हैं। रड एंड कोन सुना है क्या आपने, तो इसके अंदर 2 सेल प्रेजेंट होता है, एक होता है रड सेल, एक होता है कोन सेल। तो मुझे दोनों का फंक्शन बताएंगे कि कौन सा इसमें डिम लाइट के लिए होता है एंड कौन सा ब्राइट लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फिलहाल का आंसर है 1/16। आते हैं ओजोन लेयर प्रोटेक्टेड अस, हमें बताइए जो हमारा जो ओजोन लेयर है ये हमें किस चीज़ से बचाता है मेरे बच्चा, जल्दी बताओ। अल्ट्रा वायलेट रे से है ना, बिल्कुल सही बात, आपने बिल्कुल सही बोला। इसके बारे में बस इतना ही जान लो, अल्ट्रा वायलेट रे से मुझे बचाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है, द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल। बताओ फर्स्ट क्या, वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल कब ड्रिल किया, कब खोदा गया था, बताइए जल्दी से, कब। द वर्ल्ड फर्स्ट, अच्छा कहाँ पे गया है ना, मैं भी कहना कब कहाँ पे खोजा किया गया था, फर्स्ट मतलब वर्ल्ड फर्स्ट वेल है ना। बताइए जल्दी से कहाँ पे हुआ था ये तो हुआ था आपका क्या मैकूम में हुआ था, नहीं मैकूम में नहीं हुआ था बिल्कुल। मुंबई हाईवे नहीं यार, ये तो हुआ था आपका किस में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, पार्सानविनिया है ना, ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बेकिंग सोडा इज ऑल्सो नोन। बेकिंग सोडा को हम दूसरा किस नाम से जानते हैं, तो बिल्कुल ये आपको पता होना चाहिए। बेकिंग सोडा का जो दूसरा नाम होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हम दूसरा नाम से किस नाम से जानते हैं, बेकिंग सोडा। तो मुझे ये बता दो तो सोडियम कार्बोनेट को दूसरा किस नाम से जानते हैं, सोडियम कार्बोनेट को किस नाम से जानते हैं, बिल्कुल ये सब थोड़ा सा पता होना चाहिए। सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम जो होता है वो होता है वॉशिंग सोडा। आपसे पूछेगा मुझे बता दो भाई वॉशिंग सोडा किसका दूसरा नाम है, तो आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है फिर सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा। कॉस्टिक सोडा बताइए ये किसका कॉमन नेम है, किसका, जल्दी बोलो क्या होता है, बताओ। नहीं इसका दूसरा नाम तो नहीं, इसका पूछेगा बताइए कॉस्टिक सोडा किस में यूज़ होता है ना, यूज़ इन बताओ। इसको जो यूज़ करते हैं इसको हम सोप, जो साबुन वगैरह बनता है ना सोप मेकिंग में इसको यूज़ करते हैं। सोडियम क्लोराइड का कॉमन नेम मुझे बता दो। सोडियम क्लोराइड ये तो आपको पता ही होता है, जो कौन होता है, टेबल साल्ट, NaCl है ना, टेबल साल्ट, जो नमक वगैरह आप यूज़ करते हो ना उसको हम सोडियम क्लोराइड। अब आप बोलना अम्मी मुझे सोडियम क्लोराइड चाहिए अम्मी, और अम्मी मैं तो पढ़ गया हूँ साइंस में, मेरे एक सर ने मुझे बताया है कि अम्मी मैं साल्ट में नहीं बोलूँगा आज से, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं क्या बोलूँगा, सोडियम
क्लोराइड बोला। अरे भाई अम्मी तो आपको देखती रहे यार, बच्चा रे तू, कितना पढ़ा लिखा हो गया है, भले ही उन्हें समझ में ना आए लेकिन बोले अरे बच्चा रे तू, है ना, तो वो वाला फीलिंग आएगा। तो फिलहाल आपको देखो बेकिंग सोडा पूछा था आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, तो वॉशिंग सोडा पूछता तो सोडियम कार्बोनेट पूछेगा, बताओ सॉल्ट फॉर्मेशन में क्या हेल्प है तो कॉस्टिक सोडा, टेबल साल्ट का तो क्या नाम है सोडियम क्लोराइड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमल वाज क्लोन्ड सक्सेसफुली बोर्न इन, देखो डेट आपको पता होना चाहिए 5 जुलाई 1996। बताओ कौन सा था फर्स्ट है, तो था आपका बिल्कुल आपका जो सीप था ये आपका फर्स्ट है, बाकी मंकी बोर्ड सब तो बाद में आया था ना, तो बिल्कुल आपको इसके बारे में इतना तो पता है। बताइए सीप का नाम क्या था ना, तो उस सीप का नाम क्या रखा था, नाम रखा था ना, अरे डोली। अरे डोली जी है कोई यहाँ पे, है कोई डोली क्या, नहीं है, अरे होने चाहिए। तो देखिए डोली साहब को जरूर पहुँचा दें, ये है ना ये मेरी बात को। तो बताइए इसका सीप का जो नाम था वो क्या था, डोली नाम था। इसके बाद थोड़ा सा अगर ज़्यादा अगर पूछ लिया जाए तो कौन सा सेल इसमें से ट्रांसफर किया गया था, सोमेटिक सेल है ना, सोमेटिक सेल, कौन सा सेल इसमें ट्रांसफर किया, ये सब आपके एनसीईआरटी का लाइन लिख के देना भाई मेरे, सोमेटिक सेल, सोमेटिक सेल जो था वो ट्रांसफर किया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है, द लॉर्डनेस ऑफ साउंड एक्सप्रेस इन यूनिट, सिंपल सा पूछा मुझे लॉर्डनेस का मुझे यूनिट बता दीजिए, तो लॉर्डनेस का यूनिट जल्दी से बोलोगे क्या होता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये होता है डेसिबल। आप मुझे बताओ हर्ट्ज जो होता है वो किसका यूनिट होता है, जो हर्ट्ज है ये यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का। मेरा बच्चा, अरे तू बच्चा होगा नहीं भाई बेटा, तो बता दिया करो यार, है ना। तो जूल जो होता है बताओ ये किसका यूनिट है, ये है एनर्जी का यूनिट है। न्यूटन साहब, न्यूटन तो भाई ये तो है आपका फोर्थ से है, क्या है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 पे पहुंच चुके हैं, तो यहाँ से फिर अच्छे से स्टार्ट करते हैं, फिर से आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 में जो था देखो, व्हाट इज द एंगल ऑफ, देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन थोड़ा जिस बच्चों को इससे पहले वाले में क्वेश्चन में डाउट हुआ होगा इंसिडेंट वाले में, तो इसमें आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पूछा है व्हाट इज द एंगल ऑफ, इसमें पूछा है एंगल ऑफ इंसिडेंस से पूछा है ना, इफ रे, है ना, ऑफ रे, इफ द रिफ्लेक्टेड रे इज एट, रिफ्लेक्टेड रे पूछा है 90 डिग्री, रिफ्लेक्टेड रे क्या पूछा है 90 डिग्री है, टू द इंसिडेंट रे, किससे है 90 डिग्री, इंसिडेंट रे से 90 डिग्री है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, फिर सबसे पहले यहाँ पे हम आपको डायग्राम बना के दिखाएंगे। तो देखो डायग्राम कैसे बनेगा, तो सिंपल सा देखो, एक आप ऐसे लाइन ये करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इसमें नॉर्मल ड्रॉ करना होता है। आपसे पूछा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस से पूछा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस आप ड्रॉ करें। आपसे दिया क्या हुआ है, रिफ्लेक्टेड रे दिया हुआ है एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री, कहाँ कहाँ का दिया हुआ है, ये जो रिफ्लेक्टेड है, देखो ये जो रिफ्लेक्टेड रे ये गिवन है, ये क्या है, ये जो 90 डिग्री गिवन है सिर्फ यहाँ का नहीं है, कहाँ से दे रहा है, फ्रॉम इंसिडेंट रे। तो 90 डिग्री गिवन है कहाँ से, फ्रॉम इंसिडेंट, आपको पता है ये आपका कौन सा रे होता है, लिख दूँ पूरा, ये आपका होता है इंसिडेंट रे, और ये जो होता है ये होता है आपका रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो होता है ये होता है नॉर्मल, ठीक है। आप जो 90 डिग्री गिवन है ये आपको यहाँ से गिवन है 90 डिग्री, यहाँ से है ना, इंसिडेंट रे, फ्रॉम इंसिडेंट रे, है ना। अगर ये पूछता फ्रॉम नॉर्मल तो फिर आप यहाँ से ड्रॉ करते हैं, मैं आपको उस टाइप का क्वेश्चन अभी यहीं पे करवा देता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल का जो आपका देखो 90 डिग्री यहाँ से गिवन है, आपको पता है कि इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। आपको हमेशा ना हमेशा पता है I इज इक्वल टू आर होता है ऑलवेज एंड ऑलवेज, तो इन दोनों का सम आपको कितना देखा है, I प्लस आई इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। सॉरी इन दोनों का आपको सम कितना देखा, I एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना देखा, देखो 90 डिग्री देखा, इसको आप क्या करेंगे, इन दोनों का आप x मान लो, तो x प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो x का वैल्यू क्या निकालेंगे 45 डिग्री, मतलब कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 45 डिग्री। देखो ये क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो, मैं इसी टाइप का सेम टू सेम क्वेश्चन मैं दूसरा कराता हूँ, आपको देखना बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो मैं एक यहाँ पर लाइन लूँ, है ना, एक तो ड्रॉ करते हैं, तो ये नॉर्मल हो गया आपका। इस बार देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दे रखा है, तो मैं इसको इस बार इंसिडेंट रे नहीं दे के मैं बोलूँगा कि ये जो 90 डिग्री बना हुआ है ये कहाँ से बना हुआ, फ्रॉम नॉर्मल से बना हुआ, ठीक। मैं इस बार देखो फ्रॉम नॉर्मल से बताता हूँ, और 90 डिग्री बताता हूँ कहाँ से, फ्रॉम नॉर्मल। तो इसे 90 नहीं कर लो, इसे क्या कर लो आप, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, 9 2 18 180 हो जाएगा, तो अब इसे आप क्या कर लो, इसे आप 45 कर लो ना, 45 डिग्री में कर दो फ्रॉम, तो वही इंसिडेंट रे आएगा। और ये आपका रिफ्लेक्शन, मैं आपको क्वेश्चन में कहूँगा कि मुझे इंसिडेंट से लेकर बताओ, लेकिन आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 45 डिग्री है, कहाँ से, फ्रॉम नॉर्मल से, तो आपको पता है ये नॉर्मल है और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे होता है, और मैंने बोला कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये 45 डिग्री कहाँ से कहाँ है, ये आपका नॉर्मल से है ना, ये नॉर्मल से है, तो ये आपका अगर 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। लेकिन आपसे फिलहाल क्वेश्चन में दिया हुआ था वो आपको इंसिडेंस रे से दिया हुआ था, इसलिए आप ये जो 90 डिग्री लेंगे ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आपको 90 डिग्री गिवन है। तो आई होप कि अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखो क्या है, 23 पे पहुंच चुके हैं। क्योटो प्रोटोकॉल इज नो एग्रीमेंट एमोंग द कंट्रीज टू। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो था, ये बताइए एग्रीमेंट किसके लिए किया गया था? क्या प्रोमोट द पीपल वर्ल्ड डोनेशन, क्या इसके लिए? क्या नहीं, इसके ये तो क्या कहता है, रिड्यूस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस के लिए ये बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगर बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आपसे ये पूछ सकता, बताओ ये कब आए थे? 1997 में आया था ना। बस ये क्वेश्चन वैसे ये चीज़ हट चुका है आपके एनसीईआरटी से, बट थोड़ा सा क्वेश्चन होता है, मुझे पता होना चाहिए। आते हैं द हॉटेस्ट जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम। ऑलरेडी बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको 2000 आई थिंक 12 या 13 में मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है, बट हाँ फिर भी यहाँ पे आपको तो बताएंगे दोबारा, है ना, हम दोबारा तो बताएंगे भाई, कुछ भी हो जाए। तो बताओ हॉटेस्ट जो जोन है वो किसको बोलते हैं? आपको पता है? जल्दी से जल्दी बोलो, जल्दी भाई, मेरे को वेट ना कराओ, जल्दी से आप बता दो भाई, जल्दी से बोलो, इतना टाइम लगाओगे? आपको क्वेश्चन पता है ना कितने जोन होते हैं? 3 जोन होते हैं। तो देखो 3 पे शुरू से बताऊँ क्या? चलो पूरा स्टार्ट से बताओ। तो आपको फर्स्ट एक होता है फर्स्ट जोन, सेकेंड जोन, थर्ड जोन। तो फर्स्ट जोन होता है वो आपका हॉटेस्ट नहीं होता, लिस्ट कम हॉट होता है, लेकिन उसका कलर कैसा होता है? रेड होता है ना। उसी टाइप से आते हैं नेक्स्ट, जो आपका हॉटेस्ट पार्ट होता है उसका कलर कैसा होता है? सिंपल से चलो कलर ही पूछा था, डिटेल नहीं जाते हैं। आपको पूछा के बताइए हॉटेस्ट जोन कौन सा होता है? हॉटेस्ट जोन जो होता है वो आपका ब्लू कलर होता है। बिल्कुल सही बात है, ब्लू कलर होता है। और इसी के अंदर आपको पता क्या, जो आपका हॉटेस्ट जोन होता है वहाँ पे आपका कैसा होता है? कंप्लीट कंबशन होता है। यहाँ पे क्या होता है भाई? कंप्लीट कंबशन होता है। और यहाँ से कौन सा गैस रिलीज होगा आपका जब कंप्लीट कंबशन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज होगा। तो एक चीज़ और इससे पता बताइए, ये लुमिनस होता है या नॉन लुमिनस होता है? बिल्कुल ये जो होता है ये आपका ल्यूमिनस जोन होता है। और आपको इसके बारे में क्या पता होना चाहिए? और आपको इसके बारे में फ़िलहाल इससे ज़्यादा कुछ पता नहीं होना चाहिए, है ना। कलर तो बता ही दिए, कंप्लीट बता दिए, कार्बन डाइऑक्साइड किसी टू निकलता है बता दिए, सब चीज़ तो बता ही दी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ ये कौन सा होता है? मिडिल जोन होता है ना, जैसा मिडिल लिख सकते हो, मिडिल जोन होता है ये। तो इससे ज़्यादा ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा वैसे। आते हैं तो 25 में पूछा स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो इस टाइप का मैंने आपको कई बार कंसेप्ट बता रखा भाई, कि जब भी ग्रेटर देन लेस देन ये सब ऐसा पूछे ना, तो इसके लिए सिंपल सा एक ट्रिक है या सिंपल सा कंसेप्ट है। क्या है कंसेप्ट है? सबसे पहले लिखो स्टैटिक, उसके बाद लिखो स्लाइडिंग, उसके बाद लिखो आप रोलिंग, है ना। ये 3 ही चीज़ में आपका कंपेयर पूछा जाता है, ठीक है। रोलिंग, अरे स्पेलिंग में ध्यान नहीं देना, उतना चलता है यार थोड़ा बहुत। आपको पता है जो स्टैटिक होता है ये आपका मैक्सिमम होता है, और जो रोलिंग होता है वो मिनिमम फ्रिक्शन होता है। आपसे पूछा बताइए स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इक्वल टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आप इन दोनों में आपको कंपेयर पूछा गया, इन दोनों में, तो इन दोनों को आप रखो ब्रैकेट, रोलिंग को हटा दो फिलहाल के लिए, ठीक। अगर रोलिंग पूछता तो उनसे कंपेयर पूछा है, बताइए। आपको पता है कि ये सबसे ज़्यादा होता है ना, सबसे ज़्यादा स्टैटिक होता है, उसके बाद स्लाइडिंग, सबसे कम रोलिंग। तो सबसे ज़्यादा स्टैटिक है, तो स्टैटिक ज़्यादा है तो भाई स्लाइडिंग से भी ज़्यादा होगा ना। आपसे पूछा है स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग, क्या स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो ग्रेटर देन स्लाइडिंग? बिल्कुल, देखो इससे पहले है ना लिखा हो, जो पहले है तो उससे ज़्यादा है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट है ना। तो ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है ऑप्शन। आपको समझ में आया कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं? बिल्कुल ऐसे ही करना है। आपको पूछा है अर्थ रोटेट फ्रॉम, पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अर्थ जो रोटेट होता है बताइए वो नॉर्थ टू साउथ होता है, या आपका साउथ टू नॉर्थ होता है, या आपका ईस्ट टू वेस्ट होता है? ये क्वेश्चन आपको तो मेरे से अच्छे लेवल पे आपको आनी चाहिए। तो सिंपल सा है, वेस्ट टू ईस्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू कलर। जब भी स्प्लिटिंग वर्ड आ जाए, कौन सा वर्ड आ जाए? स्प्लिटिंग आ जाए, तो मैं आपको यहाँ पे लिख दूँ क्या? चलो लिख ही देता हूँ, ये पहले बड़े क्वेश्चन आया है। तो स्प्लिटिंग वर्ड आ जाए कभी भी, है ना, स्प्लिटिंग वर्ड आ जाए, तो स्प्लिटिंग में हमेशा आपको डिस्पर्सन में जाना चाहिए ना। इस वर्ड देखो कैसे हम एक वर्ड से आप ऑप्शन खोज सकते हो। स्प्लिटिंग वर्ड कभी भी आए तो आपको कहाँ जाना है? जल्दी बोलो, आपको जाना है डिस्पर्सन में। और डिफ्रैक्शन में क्या जाना है? जब भी आपका बेंडिंग आ जाए, बेंडिंग है ना, कौन वर्ड आ जाए? बेंडिंग। बेंडिंग वर्ड कभी भी आए तो आपको चला जाना डिफ्रैक्शन में, बेंडिंग ऑफ लाइट। तो बेंडिंग वर्ड कभी भी आ जाए तो आपको क्या जाना है? डिफ्रैक्शन में जाना है। तो फिलहाल जो स्प्लिटिंग वर्ड आया तो आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। आपको पता है ये जो होता है किससे पास होता है? ये गिलास से पास होता है। और प्रिज्म है ना, किससे पास होता है? सिंपल सा गिलास ले लो, सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। ये पासेस होता है थ्रू प्रिज्म। यहाँ से पूछेगा बताइए ये किससे पास होता है? ये आपका प्रिज्म से पास होता है, और ये ब्रेक कर देता है 7 डिफरेंट विबग्योर नाम से आपने पढ़ा होगा। विबग्योर है ना, विबग्योर। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 कलर में क्या होता है? ये ब्रेक डाउन कर जाता है। ये सिंपल सा डिस्पर्सन कहलाता है।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट ईयर इज मेजर एक्सप्रेस, ये भी आपका क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बताइए लाइट ईयर को हम किससे मेजर करते हैं, लाइट ईयर जो किसके लिए एक्सप्रेस की, क्या वो डिस्टेंस के लिए होता है या टाइम के लिए, बिल्कुल आपको पता है ये जो होता है ये आपका डिस्टेंस के लिए होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ द स्टील, है ना, इसमें से हम किसको यूज़ करते हैं, किसको बनाने के लिए, स्टील को बनाने के लिए, है ना, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मैनी, स्टील को बनाने के लिए। सिंपल सा मैंने कई बार आपको बता रखा है भाई, आपको देखो ये सबसे पहले ये जो है ना कोल तार, कोक एंड कोल गैस, ये तीनों जो हैं ये क्या है, तो आपके पास को सिंपल सा एक पॉइंट पता होना चाहिए, ये तीनों है आपका प्रोडक्ट ऑफ कोल, है ना, प्रोडक्ट ऑफ कोल, ये आपको पहले पता होना चाहिए। आपका कोल क्या है, आपका फ्यूल है, फ्यूल आपके कितने हैं आपके एनसीईआरटी में गिवन, 3 फ्यूल है, एक कोल है, एक कोल था, एक कोल है, एक पेट्रोलियम है, एक आपका नेचुरल गैस है। तो इसमें से पूछा है बताओ इन सब में से हम स्टील बनाने में किसको यूज़ करते हैं, स्टील बनाने हम किसको यूज़ करते हैं, सिंपल सा बात है, आपको जो है कोक जो है तो उसको किसके में बनाने में यूज़ करते हैं, हम इसको स्टील बनाने में इसको हम यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसी टाइप से आपको कोल तार पूछ सकता है, कोल गैस पूछ सकता है, कोल पूछ सकता है। ऑलरेडी मैंने तीनों का अच्छे लेवल पे मैंने कहाँ पे करवा रखा है फंक्शन, बिल्कुल आप मास्टरिंग एनसीईआरटी देखिए, चैंपियन किसी भी सीरीज़ को आप फॉलो कीजिए, इसी चीज़ को आप शुरू से अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो आपको मैंने ऑलरेडी सब लिखवा चुका है, ऑलरेडी आपका शायद 2012 2013 किसी न किसी में मैंने लिखवा रखा पूरा डिटेल में। तभी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, 40-41 मिनट हो चुका है, तो लिखो तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, इसलिए आप बिल्कुल शुरू से फॉलो करें। और आपका जो PYQ तो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं मेरे भाई, सेम टू सेम क्वेश्चन आते हैं, और मैं जो करवा रहा हूँ इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30, देखो क्या है, इन द रेटिना ऑफ आई द यूरिया हैविंग नो सेंसरी, द एरिया होना चाहिए ना, है ना, एरिया होना चाहिए, यूरिया कहाँ से गया भाई यहाँ पे, द एरिया हैविंग नो सेंसरी सेल कॉल, बताइए तो रेटिना का कौन सा ऐसा पोर्शन है जहाँ पे कोई भी सेंसिटिव वगैरह सेंसरी सेल वगैरह नहीं प्रेजेंट होता है, तो कौन सा होता है, तो सिंपल सा पता, ब्लाइंड स्पॉट जहाँ पे वो जो वहाँ पे होता है कोई भी आपका सेंसरी सेल वगैरह प्रेजेंट नहीं होता है रेटिना 5 में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 31, तो 31 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, द गैस यूज इन रेफ्रिजरेटर, कई बार बता रखा है, बताइए क्या होता है भाई, है ना, क्या होता है, CFC है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका डिफिनेशन को इसका फुल फॉर्म क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन लिख दूँ, ये भी आपको डायरेक्ट पूछा जाता है, क्या लिख लो आपको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आपको पता होना चाहिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाँ CFC इसका मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपसे पूछेगा बताइए ओजोन लेयर को कौन डैमेज करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पूछेगा बताइए रेफ्रिजरेटिंग से कौन सा गैस निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पूछेगा बताइए आपके फ्रीज से कौन सा गैस निकलता है, सॉरी AC से कौन सा गैस निकलता है, तो क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सारे का सारे कहाँ से ये सब गैस निकलते हैं, किससे, फ्रीज हो गया, AC हो गया, ये सबसे निकलता है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है, प्रोपेगेशन ऑफ जिंजर इज जनरली डन यूजिंग, सिंपल सा है, इसका आपको याद रख लो, बस स्टीम याद रख लो, इससे ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना, ये बहुत ही एक्स्ट्रा लेवल का क्वेश्चन था, ये ना थोड़ा सा आउट ऑफ NCERT बोल दो या 11th क्लास का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अच्छा लेवल था, बस इसमें ज़्यादा आपको नहीं दिमाग में रखना, बस जान लो इसका ऑप्शन क्या है। जो क्वेश्चन आएगा तो सेम टू सेम रिपीटेड क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा, मेरी गारंटी है। अब मुझे बताएंगे न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय, इसके लिए मैं आपको तो एक छोटा सा डायग्राम मुझे बनाना ही पड़ेगा ना। देखो आपको ये आपका क्या सेल हो गया, पूरा सेल के अंदर होता है छोटू से बीच में होता है न्यूक्लियस, ठीक, न्यूक्लियस होता है, और इसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्मा, ठीक है, और इसके अंदर पूरा सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है भाई, ये क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आ रहा है मैं उसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, तो इसीलिए आप क्या करेंगे, शुरू से सीरीज़ को फॉलो कीजिए, और मेरी गारंटी है कि आपको कम टाइम के अंदर ज़्यादा कंटेंट मिलेगा, और सारे वो कंटेंट मिलेंगे जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा जिसके क्वेश्चन है ना। तो देखो ये आपका सेल है, आपको पता होना चाहिए ये चीज़, जो आपका जो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, देखो ये जो आउटर लेयर होता है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं ना, सेल मेम्ब्रेन, चलो कॉमन बात है, सेल मेम्ब्रेन होता है। और जो ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं हम, ये जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, पूछेगा बताइए जेली लाइक सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, जेली लाइक सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मा। तो ये क्या हो गया आपका, साइटोप्लाज्मा हो गया आपका, कैसा, जेली लाइक सब्सटेंस, आउटर कवरिंग को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब देखो यहाँ पे होता है इसको वाले को, इसको हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एन मेम्ब्रेन से पे लिख दो NM, ये होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा, इसको क्या बोलते हैं भाई मेरे, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा। तो न्यूक्लियोप्लाज्मा होता है। अब यही पूछा गया है, मुझे बताओ कि आपका देखो क्या है, सेपरेट न्यूक्लियस सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्मा। देखो ये आपका न्यूक्लियस है ना, इसके अंदर न्यूक्लियस वगैरह इसके अंदर प्रेजेंट, और न्यूक्लियस होता है इसके अंदर,
न्यूक्लियोप्लाज्मा होता है ना, सारा का सारा क्रोमोसोम इसके अंदर प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, सारा जो जेनेटिक मटेरियल जितने भी होते हैं ना वो सबके सब आपको न्यूक्लियस में प्रेजेंट बोल रहा है कि इसको हम जो साइटोप्लाज्मा, देखो ये पूरा साइटोप्लाज्मा है, तो इन दोनों के बीच में जो सेपरेट कर रहा था, बताओ सेपरेशन लेयर क्या है, देखो इन दोनों के बीच में यही है ना पिंक कलर आ रहा है, तो पिंक कलर को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। अच्छा पूछेगा, बताइए जेली लाइक सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मा बोलते हैं। आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट को क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, देखो इसको हम पूरा सेपरेट क्या बोलते हैं, इसको पूरा न्यूक्लियस बोलते हैं ना, पूरा न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है, जितना भी जेनेटिक मटेरियल सबके सब किसके अंदर होता है, आपका न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है, ए मेजर अर्थक्वेक अकर ऑन 26 जनवरी 2001 कौन से इंडिया के कौन से पार्ट में ऐसा हुआ था, तो जल्दी से बता दो कौन सा हुआ था, गुजरात में हुआ था या मुंबई में हुआ था या भुज में हुआ था। बिल्कुल आपको पता होगा ये जो हुआ था आपका कहाँ हुआ था, जल्दी बोलो भाई, गुजरात 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 हुआ था ना, गुजरात भुज। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है, आप मुझे इसमें पूछा मैग्नीट्यूड कितना, हाईएस्ट मैग्नीट्यूड है ना, क्या पूछा अर्थक्वेक अगर, तो अर्थक्वेक मैंने थोड़ा सा 2-3 पॉइंट लिख ही देता हूँ है ना, क्या याद करोगे अभी। देखो एक तो पहले सबसे पहले पूछा, बताइए मेजर कहाँ पे हुआ था, आपको हुआ था गुजरात में हुआ था। अब पूछेगा कितना गया था उसका मेन जो इस मैग्नीट्यूड जो था वो कितना गया था, 7.7। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, जब ये पूछ लिया था भाई ये पूछ सकता था 7.7। आप पूछेगा बताइए इसका हम मैग्नीट्यूड को हम कौन से स्केल में हम इसको क्या करते हैं, जैसे आप देखो सेंटीमीटर मिलीमीटर, इसको किस स्केल में करते हो, आप नॉर्मल जो आपका स्केल होता है ना उसी स्केल में करते हैं भाई, 2 सेंटीमीटर का है 3, चलो भाई मुझे सर्किल बना कर दो तो 5 सेंटीमीटर, आप क्या करते हो स्केल ले तो सिंपल वाला स्केल हमारे पास होता है नॉर्मल से, उससे करते हो। उसी टाइप से इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना इसको भी मापने के लिए एक बेहतरीन स्केल होता है, उस स्केल का नाम क्या है, उस स्केल का नाम आपको पता होना चाहिए। उस स्केल का नाम है आपका, लिख दूँ क्या, लिख दूँ, चलो लिख देता हूँ, रिक्टर स्केल है ना, ये आपको पता होना चाहिए। और हाईएस्ट कितना था, 7.7। आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, द मिरर यूज इन सोलर कुकर। तो सोलर कुकर के अंदर कौन सा मिरर यूज होता है, कौन सा मिरर यूज होता है भाई मेरे बच्चे, जल्दी बोलेंगे आप, कौन सा होता है, कनकेव या कन्वेक्स। ये तो प्लेन का कोई बात ही नहीं है, तो ये पारा बोला तो कुछ मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो सिंपल सा होता है, इसके लिए होता है कनकेव मिरर यूज होता है ना, कनकेव मिरर यूज होता है। तो आपका यहाँ पे होता है 2016 का पूरा कंप्लीट। आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, अब आपको मिलेगा यहाँ पे, देखो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो बिल्कुल आप इसे क्या करें, लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिए मेरे दोस्तों, और कमेंट करके मुझे बताएंगे आप कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, मज़ा आया या नहीं आया, ईमानदारी से कमेंट करना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप चाहो तो इसे सब्सक्राइब करके रख सकते हो ताकि आपको नोटिफिकेशन बिल्कुल मिलता रहेगा। तो ये आपका चैनल पेज है इंस्टाग्राम पे, आप इसे स्कैन कीजिए और वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुझे क्या, अपने चैनल का फॉलो कीजिए और मेरे साथ वहाँ पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको मिलता है नोटिफिकेशन है ना, स्टोरी के थ्रू किसी न किसी थ्रू आपको हमें नोटिफिकेशन मिलता रहता है, वहाँ पर अपडेटेड रहते हो। बिल्कुल अब इसे जरूर फॉलो करें, अभी तो बहुत साल बाकी है ना, तो अब इसे फॉलो कर लीजिए और मुझे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, मज़ा आया नहीं आया पढ़ के है ना। कोई क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट कर देना ताकि मैं उसे नेक्स्ट लेक्चर में उसे मैं ले सकूं और मैं आपका वो सारा कन्फ्यूज़न जो भी आपको दिक्कत हो मैं उसे क्लियर कर सकूं। और हर उन दोस्तों तो ज़रूर भेजना उस वीडियो को शेयर करना जिसको इसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बच्चे के क्या होते हैं बेसिक कंसेप्ट नहीं कंप्लीट होते हैं ना, अच्छे लेवल पर नहीं होता उसका। तो चलिए फिर ईमानदारी से आप पढ़े देखे कितने प्यार से पढ़ रहा है ना, इसी प्यार से आपको पढ़ना, थोड़ा सा ब्रेक ले लो और आपको PYQ करो है ना, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। देखो आप सबसे पहले NCERT पढ़ो, अगर NCERT आपको नहीं पढ़ना अब तो मैं तो कहता हूँ आप क्या करो, चैंपियन गाइड करो है ना, चैंपियन लिखा लाया उधर, देखो नहीं लाया, आपको सबसे पहले चैंपियन गाइड करना है, मास्टरिंग NCERT करना है और मेरा PY इतना कर लो। आप देखना मेरी गारंटी है कि आपको इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। क्या करना है, चैंपियन गाइड करना, प्ले लिस्ट मिल जाएगा, मास्टरिंग NCERT कर लो, प्ले लिस्ट मिल जाएगा, और जो PYQ करवा रहा हूँ जामिया एंड EMU दोनों का कर लो। मेरी गारंटी है कि 25 में 25 क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम टू सेम आपको मेरे नोट्स से आपको मिल जाए, मेरी गारंटी है, ठीक है। तो मेरे पे यकीन कीजिए आप, मैं जो करवा रहा हूँ बहुत बेहतरीन कंटेंट दे रहा हूँ, मैं कुछ भी फालतू नहीं दे रहा, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है आपके लिए वीडियो लाने में, थोड़ा सा लगता है क्योंकि मैं थोड़ा कंटेंट खोजता हूँ, फिर देखता हूँ यार क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। मैं यहाँ पे जो लिखता भी हूँ ना, मैं सारी वो चीज़ें लिखता हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकता है। मैं चाहूँ तो इसमें आसाम कश्मीर इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, जहाँ पर ज़रूरत है मैं पूरा 4 ऑप्शन को एक्सप्लेन करता हूँ। इसलिए सारा वो कंटेंट है जो आपके लिए रिक्वायरमेंट है, जो आपको ज़रूरत है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और आपको वही चीज़ पढ़ना चाहिए जो आपके एग्ज़ाम में आए। फालतू पढ़ के क्या करोगे बताओ।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। अपना ख्याल रखकर बिंदास होकर पढ़ाई कीजिए।